हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, थर्मोबैरिक हथियार थर्मोबैरिक वेपन्स क्या है? तो इसका ऑप्शन है थर्मल बम है, वैक्यूम बम है, शांत बम है या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ये एक वैक्यूम बम की तरह है। इसकी तरह है, वैक्यूम बम की तरह है। कौन सा हथियार है? थर्मोबैरिक हथियार है जो कि एक वैक्यूम बम की तरह है। थर्मोबैरिक हथियार जो है सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है क्योंकि ये पारंपरिक बम यानी नॉर्मल बम की तुलना में काफ़ी विनाशकारी होते हैं। यह उच्च तापमान में विस्फोट करता है और यह आसपास की हवाओं को ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यानी विस्फोट होने के लिए अपने आसपास के ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और इसे एरोसोल बम यानी फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव या वैक्यूम बम की तरफ भी जानते हैं। इसके किसके नाम से जानते हैं? एरोसोल बम या वैक्यूम बम के नाम से भी जानते हैं। यह फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव जो है थर्मोबैरिक हथियारों में सबसे अधिक और प्रसिद्ध प्रकारों में से एक माना जाता है। इसमें अलग अलग ईंधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें जहरीली पाउडर, धातु और ऑक्सीडेंट युक्त कार्बन पदार्थ भी शामिल किया जाता है। और इसे हैंड हेल्ड लॉन्चर में फिट किया जाता है और टैंक माउंटेड लॉन्चर से रॉकेट में दागा जाता है। क्यों? क्योंकि यह विमान को भी गिराया जा सकता है। इससे इससे विमान पे भी अटैक किया जा सकता है। इसका क्या नाम है? थर्मोबैरिक हथियार, जो कि सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक माना जाता है। वैसे किस नाम से जानते हैं? वैक्यूम बम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मंत्रालय या खेल मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया गया है। यह क्या है आइए देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पुरस्कार सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे अभिनय दृष्टिकोण के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, डिजाइन और योजना और संचालन की स्थिरता के लिए और परिधि विकास के निजी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता के लिए, कुशल परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों को सम्मानित करने दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए दिया जाएगा। कौन देगा? पर्यटन मंत्रालय। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। किसकी? स्वदेश दर्शन की। और यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। और इसे भारत में क्या थीम थी इसकी? आधारित पर्यटक सर्किट को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और इसमें 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचों का विकास भी किया गया है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कितने को मंजूरी दी गई है? 76 परियोजनाओं को। कितने करोड़ की लागत से? 5500 करोड़ रुपए की लागत से। अगला क्वेश्चन है, यूएई को फैक्ट की किस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ब्लैक, ब्लू, ग्रे या रेड। राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। ये ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। किसको? फैक्टपो को। तो यह क्या है? फैक्ट का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। का क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और यह यूएई का मतलब यूएई ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इसका कब स्थापना हुआ था? तो ये 1989 में इसकी स्थापना कौन किया गया था? G7 देशों के द्वारा स्थापित। यह मुख्य रूप से एक नीति निर्माण निकाय है। इसका कार्य धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए और उसको सुधार में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फैक्ट की जो ग्रे सूची को आधारित तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्रों यानी अदर मॉनिटोर्ड जुरिडिक्शन की सूची में जाना जाता है। और फैक्ट पर जो है वित्तीय व्यवस्था को सुधारने और मजबूत करने के लिए देशों का एक कार्य योजना भी प्रदान करता है। कौन करता है? फैक्ट। फैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फैक्ट की ग्रे लिस्ट में कौन शामिल है? पाकिस्तान को शामिल किया। कब किया गया था? 2018 में। क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि यह जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों के कमांडरों की पर्याप्त जांच की गिरफ्तारी में
असमर्थ था। क्यों था ये असमर्थ था? किसकी? जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को कमांडरों की पर्याप्त जानकारी देने। फैट की ब्लैक लिस्ट में कौन शामिल होता है? तो फैट की ब्लैक लिस्ट में वह देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेडर फाइनेंसिंग के मुद्दों से निपटने के लिए सहयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने कवच टक्कर रोधी प्रणाली का परीक्षण कब किया है? इसका ऑप्शन है मार्च, जनवरी, फरवरी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है मार्च, ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। मार्च में रेलवे ने कवच टक्कर रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है। तो यह क्या है? तो कवच जो है भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है जो दो ट्रेनों के बीच को टकराव को रोकती है। यह स्वदेशी विकसित किया गया है। यह इसे ट्रेन कोलिजन एविडेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेन कोलिजन एविडेंस सिस्टम। इसे सबसे पहले 2012 में विकसित किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया था। और इसका 2016 में पहला फील्ड परीक्षण भी किया गया था। इसकी लगभग लागत कितनी थी? 30 लाख से 50 लाख प्रति किलोमीटर। और यह हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री और अन्य अधिकारियों के द्वारा दो ट्रेनों की यात्रा की गई जो कि एक ही लाइन पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। कवच प्रणाली ने स्वचालित रूप से ब्रेक भी लगाया और ट्रेनों को 380 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया, जिससे दुर्घटना को रोका जा सकता है। और इस परीक्षण का सफल परीक्षण भी हो गया। कब हुआ है? मार्च, 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप को मंजूरी दी है। तो इसके की पॉइंट है, जम्मू कश्मीर की परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर के गाँव को, वहाँ के निवासियों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और उसी के लिए सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप का गठन को मंजूरी दे दिया है। और यह इसलिए बनाया गया ताकि उन क्षेत्रों में खतरा को जवाब देने से जहाँ स्थानीय पुलिस की उपस्थिति कम है, जहाँ पे स्थानीय पुलिस की स्थिति उपस्थिति कम है, वहाँ पे ये लगाए जाएंगे। यह 1990 के दशक से ही काम कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद अपने चरम पर था, तब वीडीजी के राजदूत दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद की और उन्हें आतंकवादी हमलों से बचाया। किसने? वीडीजी के ग्रुप, यानी विलेज डिफेंस ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो किसने किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य विभाग विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पहल शुरू की। इसके रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव। सागर परिक्रमा का फोकस क्या है? तटीय मछुआरे समुदाय को आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच स्थायी संतुलन पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रुड़की जल सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा संस्करण किया गया? रुड़की जल सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है उसका कौन सा संस्करण हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। दूसरा संस्करण हुआ है किसका? रुड़की जल सम्मेलन का। की पॉइंट है, इसका दूसरा संस्करण 2 मार्च को किया गया। किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। इसका आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च तक किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो आईटी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसके द्वारा आईटी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम। इसकी रुड़की जल सम्मेलन 2022 की।
इसका कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण। यह स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 7 मार्च 2022 तक रुड़की जल सम्मेलन का एक प्रदर्शनी भी करेगा। कौन करेगा? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। इस प्रदर्शन के दौरान गंगा नदी के कई पहलुओं, इसके संरक्षक और कायाकल्प के प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। कौन करेगा? राष्ट्र मतलब स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करेगा? इसका ऑप्शन है सूचना आयोग, नीति आयोग, महिला आयोग, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। नीति आयोग ने नेशनल जेंडर इंडेक्स का मतलब इंडेक्स जारी करेगा। नीति आयोग जो है एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक यानी नेशनल जेंडर इंडेक्स के विकास पर काम करता है, जिसका उपयोग प्रगति को मापने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए समलैंगिक लैंगिक समानता के निरंतर का अंतराल की पहचान करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए लैंगिक समानता के निरंतर अंतराल की पहचान करना और इस मैप को करने के सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए उपकरण के रूप में काम करेगा। कौन करेगा? नीति आयोग। और इस सूचकांक को सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो भारत में जो लैंगिक समानता जो है, जेंडर इक्वलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, उसमें भारत जो है 28 पायदान नीचे आ गया है। कितने? 156 देशों में। अब उसका स्थान कितना है? 140वां स्थान आ गया। और यहीं 2020 की रिपोर्ट में 153 देशों में 112वें स्थान पर रखा गया था। और अब कितना है? 156 देशों में 140वें स्थान। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो इसका ऑप्शन है मार्च, 7 मार्च, 3 मार्च या 2 मार्च। इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। 3 मार्च को एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? संचार और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव के द्वारा किया गया। इस संस्करण का तीसरे संस्करण का यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस कार्यक्रम के विशिष्ट मंत्री थे। तो किसके द्वारा किया गया था? संचार और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव के। कौन से संस्करण का? तीसरे संस्करण। तो इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? इस कॉन्क्लेव की थीम थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।